नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा से बैंक्रप्सी बिल पास। नए बिल से कारोबार समेटने में लगेगा कम वक्त। कर्जदाताओं के लिए कर्ज वसूली होगी आसान। बैंकिंग लाइसेंस की अर्जी के लिए अब हर वक्त खुली रहेगी रिजर्व बैंक की विंडो। शर्तें पूरी करने वाले संस्था कर सकेंगे आवेदन। आरबीआई ने जारी की ड्राफ्ट गाइडलाइंस। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर और शिविंदर सिंह पर लगा 2600 करोड़ का जुर्माना। सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट ने पाया डाइची सैकियो के साथ डील के समय दी थी गलत जानकारी। हीरो मोटोकॉर्प ने पेश की उम्मीद के मुताबिक नतीजे। कंपनी की आय में 11% की बढ़त, मार्जिन में भी अच्छी बढ़ोतरी। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। निफ्टी 7750 के पार। बाबुओं पर मोदी सरकार की कड़ी नजर। खराब काम की वजह से 2 साल में 105 ऑफिसर्स की छुट्टी। 13 ऑफिसर्स ग्रुप ए के भी। और कॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में उतरी होंडा। लॉन्च की VRV। कीमत $9.25 लाख से शुरू। हुंडई क्रेटा और रेनो डस्टर से होगा मुकाबला। लोकसभा ने आज बैंक्रप्सी बिल पास कर दिया है। इस बिल के पास होने से इसके जल्द ही कानून बनने की संभावना बढ़ गई है और इसके बाद देश में बीमार कंपनियों के लिए अपना बिजनेस समेटना आसान हो जाएगा। इसमें संसद की जॉइंट कमेटी ने कुछ बदलावों की सिफारिश भी की थी, जिसके साथ लोकसभा ने इसे पास कर दिया है। बिल पास होने के बाद वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इस बिल के लागू होने से न सिर्फ देश में निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। और उनसे बातचीत की CNBC आवाज ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। निवेश हम लोगों को लाना है और डेट फाइनेंसिंग करवानी है, तो जब हम क्रेडिटर राइट्स को हम लोग मजबूत बनाएं और उनमें विश्वास दें तो ज़रूर अवश्य निवेश आएगा और इससे रोजगार भी बढ़ेंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ये कानून है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है, उसकी संपत्ति बेची जाती है, तो पहला हक एम्प्लॉई का होगा। इससे क्रेडिटर का हित सुरक्षित करने में कितने कामयाब आप रहेंगे? इससे थोड़ा सा जो लोन देने वाले लोग हैं, बैंकर्स, उनको निराशा हाथ लगेगी? नहीं, मैं तो ये नहीं समझूंगा, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कमैन हैं, उनके जो ड्यूज होते हैं वो कम ही होते हैं। अधिकतर ऐसा नहीं होता है कि सालों साल किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है। हाँ, कभी कभी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। लेकिन बाहर की संपत्ति जब्त करने में तमाम तरह की अड़चनें होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है, उसको कैसे आप पार पाएंगे? वो एक अड़चन होगी, चुनौती होगी। हम लोगों ने जो ये कानून बनाया है उससे जो हमारे विदेश के जो हमारे पार्टनर्स हैं, विदेश के जो लोग हैं जिनके साथ हम लोगों को इन सब बातों के बारे में समझौता बनानी होती है, उनको विश्वास होगा कि जो भी भारत में हुआ है वो कानून के तहत हुआ है, कानूनी तरीके से हुआ है, और इस कारण वो हमें सहयोग देना और भी चाहेंगे। मान लीजिए अभी कई सारे मामले चल रहे हैं, जैसे विजय माल्या जैसे मामले चल रहे हैं, तो उन सब मामलों में ये क्या लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं? ये एप्लीकेबल होगा। एक ट्रांजिशन प्रोसेस है जिसके द्वारा जो अभी आउटस्टैंडिंग जो मामले हैं उनको भी हम लोग बैंक्रप्सी में ले जा सकते हैं। चलिए, तो बैंक्रप्सी कानून दरअसल है क्या और इससे किस तरह के फायदे होंगे देश की इकोनॉमी को, ये समझने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय और साथ ही जय सागर एसोसिएट के सुनील जैन। सुनील जी, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले लक्ष्मण, आप हमें ये बताएं कि बैंक्रप्सी कानून आखिर है क्या? देखिए, दरअसल अभी क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर दिवालिया होती है या फिर बीमार होती है तो उस कंपनी के लिए, प्रमोटर के लिए उसका कारोबार समेटना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लंबा वक्त लगता है। और कारोबार समेटा भी जा रहा है तो उस कंपनी के कर्मचारियों को बकाया सैलरी का भुगतान कैसे होगा, उस कंपनी को जिसने कर्ज दिया उसके कर्ज की रिकवरी कैसी होगी, ये सारी चीजें काफी पुरानी व्यवस्था के तहत चली आ रही थी, काफी पेचीदा था। अब इन तमाम दिक्कतों को दूर किया गया है इस बिल के जरिए। इसमें कहा गया है कि कंपनी दिवालिया होने का कगार पर है, इसके लिए एक एक्सपर्ट की टीम होगी जो तय करेगी कि वाकई कंपनी दिवालिया हो रही है या फिर उसको रिवाइव किया जा सकता है। अगर कंपनी दिवालिया हो रही है तो कंपनी की संपत्ति कैसे बेची जाएगी, कंपनी की सब बाहर के जो लोग प्रमोटर के अगर बाहर कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति को भी बेचने का अधिकार इस बिल के तहत लाया गया है। और फिर संपत्ति बेचने से जो पैसा आएगा उससे पहले कर्मचारियों को दिया जाएगा, फिर सिक्योर्ड लोन जिन्होंने दिया है उसको दिया जाएगा, फिर अनसिक्योर्ड लोन जिन्होंने दिया है उसको दिया जाएगा, और एक खास बोर्ड होगा जो इन तमाम मामलों की निगरानी करेगा। इस लिहाज से जो लोन देने वाले लोग हैं वो भी निश्चिंत रहेंगे,
जो कर्मचारी हैं वो भी निश्चिंत रहेंगे और खास तौर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी निश्चिंत होकर के निवेश कर सकेंगे, कारोबार यहाँ पर कर सकेंगे। कि अगर कारोबार नहीं चला तो कारोबार समेटना आसान हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि निवेश के लिए एक काफी बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, काफी बड़ा फैसला है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कितना आसान हो पाएगा और इसकी बारीकियों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, ये समझाएं कि इस तरह किस तरह के फायदे यहाँ पर कंपनियों को होता हुआ आप देख रहे हैं जब एक बार ये कानून लागू हो जाए तो। देखिए, चाहे विदेशी कंपनीज हो या डोमेस्टिक प्रमोटर्स के द्वारा बनाई गई कंपनी, एक कंपनी की एग्जिस्टेंस के दौरान ये बहुत जरूरी है कि जो लॉज उस कंपनी को या इंडस्ट्री को गवर्न करते हैं वो एक एनेबलर का काम करें, ना कि एक फुल स्टॉप लगाएं बिजनेस को करने के लिए। आज अगर आप देखें तो एक लोन लेने के बाद और जिस तरह से लोन की रिकवरी काम करती है या जो क्रेडिटर्स ने कंपनीज में सप्लाई करने की वजह से जो उनकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट खड़ी है, उस सब में कंपनी की जो सॉल्वेंसी है, उस सॉल्वेंसी को एड्रेस करने के लिए आज 10 या 12 कानून इस देश में हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरफेस करते हैं। कंपनी लॉ में ही खुद अपने आप में कई तरह के लॉ जो हैं वो इंटीग्रेटेड हैं और वो लॉ जो हैं वो एक अलग अलग डायरेक्शन में इस सॉल्वेंसी या इनसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग है कंपनी को उसकी तरफ लेके जाते हैं। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, एक ऐसे ग्लोबल कानून की जरूरत है जो एक कॉन्फिडेंस दे सके निवेशकों को कि आने वाले समय में जब कंपनी की अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी और एक इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की तरफ मामला बढ़ेगा तो जिस तरह यूएसए में इसको लेकर कानून बहुत क्लियर है, चैप्टर 11 की प्रोसीडिंग है और एक जो स्ट्रक्चर्ड आपने अभी एक शेड्यूल दिया कि कैसे कैसे किसको पेमेंट किस प्रायोरिटी से मिलेगी, वो सारे नुएंसेस एक अच्छे लॉ में होना जरूरी है। ये खुशी की बात यह है कि अब ये इतना कंसीडर्ड लॉ और एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्रोविजन हमारे सामने आए हैं। निवेशकों को एक ही लॉ की तरफ देखना होगा, बाहर की कंपनियों को भी एक लॉ की तरफ देखना होगा और सारे रेगुलेटर्स और सारी बॉडीज एक सिंपल और एक अनकॉम्प्लिकेटेड लॉ के तहत एक कंपनी। बिल्कुल, तो स्वागत करते हैं आप इस फैसले का, लेकिन साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। बीमार कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी ये कानून मदद यहाँ पर करेगा, ये समझाएं कैसे होगा। देखिए, वर्कमैन ड्यूज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। किसी भी लिक्विडेशन में, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स में आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन से 1, 2, 3 वो स्टेक होल्डर्स हैं जो एक कंपनी से जुड़े हुए होते हैं और जिनके ड्यूज क्लियर होना सबसे पहले जरूरी है। और जो एक कतार है, जो एक लंबी क्यू लगी हुई है, उसमें सबसे आगे खड़े हैं डिजर्विंग कैंडिडेट्स के मामले में। तो उस संदर्भ में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जिस तरह कुछ कंपनियां नीचे गई हैं और उनके एम्प्लॉयज आज भी हर जगह घूम रहे हैं अपने रिकवरी के लिए। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को कंक्रीटली लिखें एक लॉ में कि किस तरह से एम्प्लॉयज और वर्कमैन ड्यूज को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसे प्रेफरेंशियल डेट के नाम पे सबसे पहले क्लियर किया जाएगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट टैक्स और रेगुलेटर्स के जितने भी ड्यूज हैं, उनके जितने भी रेगुलेटरी पेमेंट्स हैं, उनको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि वो जो प्रायोरिटी है, वो जो प्राथमिकता है जो देनी चाहिए वर्कमैन ड्यूज को, वो एक अच्छी तरह एड्रेस होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कम्प्लीटली अगर हम देखें तो कंपनियों के लिहाज से भी और कर्मचारियों के लिहाज से भी ये कानून काफी कारगर और अच्छा साबित होता है। शुक्रिया आप दोनों का ही इस पूरी चर्चा के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस पर बड़ा कदम उठाते हुए नॉन टेप यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक अब बैंकिंग लाइसेंस के लिए कभी भी अर्जी दी जा सकेगी और ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी सहयोगी ऋतु सिंह। ऋतु, ये बताएं कि आखिर जो नई गाइडलाइंस आई हैं में खास बातें क्या हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज की हैं एक कंटिन्यूअस या ऑन टैप बेसिस पर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंसेस को इशू करने के लिए। इसमें की क्राइटेरिया ये है एलिजिबिलिटी के लिए कोई भी लार्ज कॉर्पोरेट हाउस अभी भी बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। हालांकि 10% तक वो स्टेक होल्ड कर सकते हैं एक बैंक में। कोई भी प्राइवेट एंटिटी या लार्ज एनबीएफसी जिसका कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो और एक्सपीरियंस हो बैंकिंग और फाइनेंस में, ऐसे कोई भी लोग बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई
कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ऑफ कोर्स जो भी अप्लाई करें उन्हें फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में चेंज ये है कि पहले की गाइडलाइंस के से अलग हटकर आरबीआई ने ये कहा है कि एक नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी बनाना जरूरी नहीं है एक बैंक सेटअप करने के लिए। मिनिमम कैपिटल 500 करोड़ की एक बैंक को अप्लाई करने के लिए सेटअप करना पड़ेगा और 40% प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम होगा, जिसका लॉक इन पीरियड करीब 5 साल होगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगले 12 साल में प्रमोटर शेयर होल्डिंग को करीब 15% तक नीचे लाना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये भी है कि बैंक्स को अपने शेयर्स को 6 साल ऑपरेशंस बिगिन करने के बाद लिस्ट करने पड़ेंगे। 25% ब्रांचेस उनके अनबैंक्ड एरियाज में होने चाहिए और सारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस भी उन्हें मीट करने पड़ेंगे। ये सारी एप्लीकेशन जो भी सबमिट होंगी ऑन टैप लाइसेंसेज रेगुलर बेसिस पे, वो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी सेटअप करेगा जो ये लाइसेंसेज वेट करेगी और फिर रिकमेंडेशंस देगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ये की हाईलाइट्स हैं आज जो फ्रेमवर्क रिलीज किया है उसका। ऑफ कोर्स ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन पर कमेंट्स इनवाइट किए हैं और फाइनल गाइडलाइंस उसके बाद ही जारी होंगी। जी शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए ऋतु। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लापरवाही से लोन देने के मामलों की जांच का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे लोन होंगे जिनमें ठीक से जांच पड़ताल नहीं की गई होगी और वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठा रही है। ये जो एनपीएस की स्थिति है इसमें कुछ मात्रा में तो ऐसे लोन्स भी हैं जो शायद गलत आधार पर दिए गए होंगे, उसकी अपने आप जांच होगी। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार बाबुओं के परफॉर्मेंस को लेकर सख्त है, इसका उदाहरण भी सामने आ गया है। पहली बार केंद्र सरकार ने खराब परफॉर्मेंस के लिए अपने अफसरों पर कार्रवाई की है और ये कार्रवाई टैक्स ऑफिसर्स पर भी की गई है। सरकार की ओर से जारी एक रिलीज के मुताबिक कई ऑफिसर्स को उनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से या तो समय से पहले रिटायरमेंट दी गई या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और पिछले 2 सालों में सरकार ने रेवेन्यू सर्विस के 33 ऑफिसर्स को रिटायर कर दिया है, जिनमें ग्रुप ए के 7 ऑफिसर्स शामिल थे। इसी तरह दूसरे विभागों से 72 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, जिनमें 6 ऑफिसर्स ग्रुप ए के थे। सरकार के मुताबिक अफसरों पर यह सख्ती प्रशासन को बेहतर और कुशल बनाने के लिए की जा रही है। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह पर $40 करोड़ यानी करीब 2600 करोड़ का जुर्माना लगा है। सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया है। सिंह भाइयों पर दाइची सेक्यो के साथ डील के समय गलत जानकारियां देने का आरोप है। दाइची सेक्यो ने 2008 में रैनबैक्सी में प्रमोटर्स का हिस्सा $240 करोड़ में खरीदा था। दाइची सेक्यो ने 2013 में सिंह भाइयों के खिलाफ सिंगापुर में मुकदमा किया था और दाइची का आरोप है कि सिंह भाइयों ने दवाओं में गड़बड़ी के मामले में अमेरिका में चल रही जांच पर जानकारी नहीं दी। इसकी वजह से 2013 में दाइची को $50 करोड़ का जुर्माना देना पड़ा। वहीं सिंह भाइयों का कहना है कि वो इस मामले पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्यों घटा है फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन, बताएंगे पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। औरतों को इक्वल राइट्स देने चाहिए, वर्क प्लेस पे इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट्स, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स वो घर जाती थी और उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता था। एज अ मदर, एज अ फादर, व्हाट आर यू डूइंग टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द बॉयज टुडे? धीरे धीरे दिखाना चाहिए कि माइंडसेट अलग है, माइंडसेट डिफरेंट है। जेंटल फेमिनिज्म इज व्हाट आई कॉल। और मैं ये भी समझती हूँ कि यूज द पेट्रियार्की टू बीट द पेट्रियार्की। लीडरशिप कोच और लेखिका अपर्णा जैन के साथ देखिए सच का सामना इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर।
ऑटो दिग्गज हीरो मोटो के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 477 करोड़ से बढ़कर 814 करोड़ रहा है। कंपनी की आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की आय 6,794 करोड़ से बढ़कर 7,512 करोड़ पर पहुंची है और कंपनी का एबिटा मार्जिन भी करीब 3% बढ़ा है। ये 12.3% से बढ़कर 15.7% तक रहा। चौथी तिमाही में हीरो मोटो की बिक्री लगभग 17.25 लाख यूनिट रही है। बात करते हैं अब शेयर बाजार की, जहां 3 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में फिर रौनक लौटते हुए दिखाई दी है। एशियाई बाजारों में कमजोरी के कारण कारोबार की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई, लेकिन यूरोप में रिकवरी से बाजार में तेजी बनी और सेंसेक्स 150 पॉइंट से ज्यादा बढ़कर आज बंद हुआ। वहीं निफ्टी 7,700 के स्तर के ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ आज बंद हुए, लेकिन स्मॉल कैप में कमजोरी देखने को मिली। फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन और घट गया है। वेलिक फिडेलिटी रूटलैंड ट्रस्ट ने यहां कंपनी का वैल्यूएशन घटाया है और वेलिक ने कंपनी का वैल्यूएशन नवंबर में लगभग $123 प्रति शेयर के से घटाकर यहां 98 प्रति शेयर कर दिया है। वेलिक ने पिछले 6 महीने में कंपनी की वैल्यू 29% से ज्यादा घटाई है और उधर फिडेलिटी ने कंपनी का वैल्यूएशन नवंबर के $103 से घटाकर $82 कर दिया है। फिडेलिटी ने 6 महीने में कंपनी की वैल्यू 39% से ज्यादा घटाई है और साथ ही टी रो ने भी कंपनी का वैल्यूएशन 15% घटाया है। अगुस्ता वेस्टलैंड के बाद अब यूपीए की दूसरी पारी में हुए रक्षा सौदों की भी जांच हो सकती है। नेटवर्क 18 को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि रक्षा मंत्रालय ने राफेल और पिलाटस सौदे की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को सौदे में शामिल अफसरों की लिस्ट दी गई है और ईडी और सीबीआई अगुस्ता से पहले ही वेस्टलैंड डील की जांच यहां कर रहे हैं। जाहिर है कि इस नई जांच से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में आज छठे और आखिरी दौर की वोटिंग खत्म हो गई है और वोटिंग के लिए मतदाताओं में काफी जोश दिखा। मतदान के खत्म होते तक हमने देखा कुल प्रतिशत जो था वो लगभग 84.24% रहा है। ओवरऑल अगर हम वोटिंग की बात करें, आज पूर्व मिदनापुर और कूच बिहार जिलों की 25 सीटों पर वोट डाले गए हैं। आज करीब 58 लाख वोटर्स ने वोट दिया है और आज की लड़ाई में 170 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें करीब 18 महिला उम्मीदवार हैं और आज भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा बंदोबस्त में केंद्रीय बलों की लगभग 361 कंपनियों को लगाया गया और साथ ही राज्य पुलिस के 12,000 जवान तैनात थे। आज 1-2 घटनाओं को छोड़कर मतदान हिंसा मुक्त रहा है और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 6 दौर में मतदान हुए। डीजल टैक्सी बैन पर राहत के लिए अब केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बैन से बीपीओ इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि डीजल टैक्सियों से ही ये अपने कर्मचारियों को लाते और ले जाते हैं। इन पर बैन लगने से सर्च प्राइसिंग ने भी जोर पकड़ लिया है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा। 3 मई को दिल्ली सरकार ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने डीजल टैक्सियों को सीएनजी में कन्वर्ट करने की समय सीमा बढ़ाने से मना कर दिया था। वही डीजल टैक्सी पर दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंध की आंच अब आईटी इंडस्ट्री तक पहुंच गई है। आईटी कंपनियों की इंडस्ट्री बॉडी नैस्कॉम के मुताबिक इस प्रतिबंध से दिल्ली एनसीआर में मौजूद बीपीओ इंडस्ट्री के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। कर्मचारियों के समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाने का असर कंपनियों के कस्टमर बेस पर भी दिखने लगा है। नोएडा और गुड़गांव में मौजूद बीपीओ इंडस्ट्री इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है और ये बुरा दौर पैदा हुआ है डिजिटल टैक्सी पर बैन लगने से। नैस्कॉम के मुताबिक एनसीआर में मौजूद बीपीओ इंडस्ट्री के करीब 65% कर्मचारी दिल्ली में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिजिटल कैब पर रोक के फैसले के बाद 30% से ज्यादा कर्मचारी समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में कंपनियां मजबूरन अपने कर्मचारियों के लिए रात के वक्त ऑफिस और उसके आसपास के इलाकों में रहने का इंतजाम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, जो नाइट शिफ्ट में काम करती है। काफी दिक्कत है क्योंकि टैक्सियां मिल नहीं रही हैं और लोगों को रात के 2 बजे 3-3 घंटे रुकना पड़ रहा है। अपनी तरफ से हम सब कुछ कर रहे हैं कि उनको कंफर्टेबल रखें, उनके लिए खाना है, उनके लिए स्लीपिंग स्पेस है, बट ये मतलब परमानेंट नहीं हो सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात कि
जहाँ वुमेन की सेफ्टी की बात है, तो रात को उनको हम कैसे बस में छोड़ दें? लास्ट माइल में कहाँ जाएंगे वो लोग? बीपीओ इंडस्ट्री सरकार से भी नाराज दिखाई दे रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि बिना सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में मजबूत किए ऐसे फैसले सही नहीं है। Today, if you look at it, there are not enough CNG stations. Even if they had CNG vehicles, there are not enough CNG stations जहाँ वो जाके उसमें भरवा सकते हैं। दिल्ली में आप देखें तो कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, वो भरवाने के लिए 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ डीजल टैक्सी बैन की आंच पड़ती हुई बीपीओ इंडस्ट्री पर भी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। आज नोएडा अथॉरिटी ने आम्रपाली से जुड़े घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। अथॉरिटी ने आदेश दिया है कि जब तक बिल्डर पूरी तरह से प्रोजेक्ट में काम खत्म नहीं कर लेता, तब तक खरीदारों को मेंटेनेंस भरने की जरूरत नहीं है। हाल ही में इस सिलसिले में आम्रपाली सफायर के खरीदारों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। उनकी दलील थी कि बिल्डर ने लिफ्ट, बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं दी हैं, लेकिन खरीदारों से मेंटेनेंस लगातार वसूला जा रहा था। घर खरीदारों को राहत देने के लिए नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग अलग तरीके से बिल्डर्स पर शिकंजा कस रही है। अब नोएडा अथॉरिटी के रडार पर है बिल्डर्स का एसोसिएशन क्रेडाई। अब तक अलग अलग बिल्डर्स को समन करने वाली नोएडा अथॉरिटी अब पूरे के पूरे बिल्डर एसोसिएशन यानी क्रेडाई पर दबाव बना रही है। इसी सिलसिले में 11 मई को क्रेडाई और अथॉरिटी के बीच एक बैठक भी होने वाली है और इस बैठक का मेन एजेंडा ये होगा कि क्रेडाई अपने लेवल पर ज्यादा से ज्यादा घर खरीदारों की दिक्कतों का निपटारा करे। 11 मई को नोएडा अथॉरिटी सबसे पहले क्रेडाई को अल्टीमेटम जारी करने वाली है कि वो अपने कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम को दुरुस्त करे। क्रेडाई अपने लेवल पर ज्यादा से ज्यादा शिकायतों का हल निकाले ताकि ये शिकायतें अथॉरिटी या कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही निपट जाए। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की कगार पर है, उनके लिए जल्द से जल्द कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने पर भी चर्चा होगी। हम एक अपने आप से हम ये ऑफर कर रहे हैं कि एक हमारी संस्था है जो कि बैठ के हम सबको साथ लेके हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम का एक हल निकालने में इंटरेस्टेड है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी के पास रोजाना घर खरीदारों की ढेरों शिकायतें आ रही है। इसमें कुछ शिकायतें ऐसी भी है जहां बिल्डर से परेशान होकर और इंतजार करते करते थक चुके बायर एग्जिट लेना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में क्रेडाई के साथ बैठक में अथॉरिटी एक एग्जिट प्लान तैयार करने को भी कहने वाली है। हालांकि फिलहाल क्रेडाई ऐसे किसी भी प्लान के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी शॉर्टफॉल आज है लिक्विडिटी की, तो एग्जिट देने इतने आसान नहीं होंगे। एक बात होती है भाई क्यों नहीं होंगे, मिलना चाहिए, बात दुरुस्त है, सही है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि आज की डेट में रियल एस्टेट की मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, एक कैश क्रंच है। सूत्रों के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी क्रेडाई को ये आदेश भी देगी कि वो अपने सदस्यों को, खास तौर से नए सदस्यों को, रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने के तौर तरीके और कायदे कानूनों के बारे में समझाए, क्योंकि जानकारी के अभाव में हर रोज नए विवाद खड़े हो रहे हैं। प्रज्ञा सिंह, नोएडा। हम आगे बढ़ते हैं। होंडा ने आज BRV लॉन्च करने के साथ ही कॉम्पैक्ट SUV बाजार में कदम रख दिया है। ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिलेगी। पेट्रोल वेरिएंट जहां लगभग 9.25 लाख से शुरू हो रही है, वहीं डीजल वेरिएंट की शुरुआती कीमत 9.9 लाख रखी गई है। BRV की खास बात यह है कि अपने सेगमेंट की पहली 7 सीटर कार है ये, और डीजल और पेट्रोल दोनों ही वेरिएंट में लगभग 1.5 लीटर इंजन है। माइलेज की बात करें तो BRV का पेट्रोल मैनुअल वर्जन 15.4 kmpl का माइलेज देती है, तो पेट्रोल ऑटोमेटिक 16 kmpl। डीजल वेरिएंट का माइलेज 21.1 kmpl है और कार 6 कलर ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है। BRV का मुकाबला हुंडई क्रेटा और रेनो की डस्टर से है। रफ्तार के दीवानों के लिए खुशखबरी है। लैम्बोर्गिनी ने अपनी सुपर कार हुराकान का स्पाइडर मॉडल लॉन्च कर दिया है। हुराकान स्पाइडर की एक्स शोरूम कीमत 3 करोड़ 90 लाख रुपए है। ये कार अपनी लुक, स्टाइल और रफ्तार के लिए मशहूर है। हुराकान एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है तूफान, तभी तो हुराकान तूफानी रफ्तार के साथ दौड़ती है। इसकी टॉप स्पीड 324 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 3.4 सेकेंड में छू लेती है। ये सारा करिश्मा करता है इसमें लगा 5.2 लीटर का V10 इंजन, और ये इंजन 610 हॉर्स पावर ताकत जनरेट करता है।
तूफानी रफ्तार पर कंट्रोल के लिए इसमें कार्बन सेरेमिक के बने ब्रेक सिस्टम लगे हुए हैं। हुराकान लैम्बोर्गिनी की अभी तक सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ग्लाडो का रिप्लेसमेंट है और भारत में हुराकान की ये तीसरा मॉडल है। इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।